हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज टीना एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमने क्लास 10th की स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है साइंस का कंप्लीट वीडियो कोर्स, जो कि क्लास 10th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। एंड इस कोर्स में आपको कंप्लीट 16 चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो कवर किए गए हैं। मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देती हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल में www.studymaster.in में, और यहाँ आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, studymaster.in पर जाना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको फॉर क्लास 10th स्क्रॉल डाउन करने के बाद फॉर क्लास 10th आपको साइंस में सिलेबस पे क्लिक करना है। आप सिलेबस पे जाएंगे। सो क्लास 10th के जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको ये कोर्स लगता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से स्टार्ट होकर ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये है सिलेबस। और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। यदि आप किसी डिफरेंट स्टेट से हैं जैसे यूपी, बिहार, तो आप अपना सिलेबस मैच कर सकते हैं। वैसे ऑल इंडिया में अब कोर्स जो है वो एनसीईआरटी हो चुका है और ऑल इंडिया में एनसीईआरटी बुक ही लगती है, तो आपका कोर्स जो है बिल्कुल यही है। फिर भी आप एक बार अपना कोर्स मैच कर लीजिएगा। और ये जो 16 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इनका हमने कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया है और आपको करीब 1-1 घंटे की सारी वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें हमने आपको डिटेल में समझाया है एक एक चैप्टर के हर छोटे छोटे टॉपिक को। साथ ही इस कोर्स में आपको और क्या मिलता है, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाते हैं इन 16 चैप्टर के, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई हैं, एमसीक्यूज, और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको भी हमने कवर किया है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, आपको डेली 45 मिनट की लाइव क्लासेस मिल जाती हैं जूम ऐप के थ्रू। हम आपको डेली पढ़ाएंगे और एक टाइम हमने डिसाइड कर लिया है, उस टाइम पर आपको डेली पढ़ाया जाएगा जूम ऐप पर या गूगल मीट पर, जहां पर आप इन वीडियो को वॉच करेंगे एंड जो भी आपके डाउट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। देन आपको फ्री लाइव एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो लाइव टेस्ट होगा आपको वो www.studymaster में होगा वीकली 1 टाइम, एंड उनमें से जो टॉपर होगा उनको हम रिवॉर्ड भी देंगे। और ये सब कुछ आपको मिल जाता है ओनली 999, जो कि बहुत कम है। यदि आप साइंस की कोचिंग करते हैं तो आपकी मंथली फीस इतनी होती है, बट यहाँ आपको 999 में आपको हमारे कोर्स का 1 ईयर का एक्सेस मिल जाएगा। तो कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसकी प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसके लिए www.studymaster.in वेबसाइट पे जाना है, एंड इस वेबसाइट में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे फुल नेम डालना है, यहाँ आपका ईमेल एड्रेस आएगा और यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा। तो एक डेमो में आपको दिखाती हूँ, एंड यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। देन गाइस, आपको पे एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे एंड रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं यदि आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं। यदि आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिर्फ फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड अदर मोर पेमेंट ऑप्शंस। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके मेल पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। गाइस, आपने कभी इमेजिन किया है क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए, या लोहे के तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है या हम सांस लेते हैं।
इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो गाइस, अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब गाइस, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मिनिमम दो पदार्थ होंगे या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, मतलब ये एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वो भी नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन गैस से होती है तो यहाँ पे जल का निर्माण होता है। H2 + O2 = H2O। यह समीकरण को संतुलित करके बताया है ना। यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम यहाँ पे मेन फोकस करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किस तरह से नए पदार्थ का गुणधर्म बदल जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ निर्माण करते हैं, जो कि है जल। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका निर्माण करते हैं? जल का। और जल जो है वो आग को बुझाने में मदद करता है। लेकिन जिन पदार्थों से ये जल बना है वही पदार्थ आग को जलने में हेल्प करते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आग को जलने में मदद करते हैं। और ये जिन पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं यानी जल का, वो जल जो है आग को बुझाने में हेल्प करता है। यानी यहाँ क्या हो रहा है? नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है रासायनिक अभिक्रिया में, हम इसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, यानी यहाँ अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम दूध को देखें तो जब दूध से पनीर को बनाया जाता है तो दूध क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है। लेकिन उससे जिस पनीर का निर्माण हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या कहें ठोस अवस्था में होता है। इस तरह से यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ। सेकंड, रंग में परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग का लगना, ठीक है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है गैस का निकास या उत्सर्जन। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें गैस का निकास होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें तापमान में परिवर्तन होता है। सो गाइस, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ ये आपकी बुक में क्रियाकलाप 1.1 पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम के रिबन को बर्नर की हेल्प से जलाया जा रहा है वायु की उपस्थिति में। तो क्या होता है, यहाँ पे 3 to 4 सेंटीमीटर इन्होंने मैग्नीशियम रिबन लिया है और उसको स्पिरिट लैंप या बर्नर की हेल्प से इसका दहन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके दहन से जो राख बन रही है उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया गया है। वॉच गिलास में इकट्ठा कर लिया गया। जो श्वेत रंग का चूर्ण आपको दिख रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, जो कि मैग्नीशियम के जलने से बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम है वो चमकदार श्वेत लोह के साथ जल रहा है, यानी चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। और ये जो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, जो किस वजह से बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में क्रियाकलाप 1.2 एंड 1.3 भी दिया है, आप उसे सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रासायनिक समीकरण। गाइस, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको प्रतीकात्मक निरूपण
जो किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे समीकरण इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसे जो है समता चिन्ह यानी बराबर का प्रयोग करके दर्शाया जाता है और यहाँ पे इस चिन्ह के स्थान पर तीर के निशान का भी प्रयोग किया जा सकता है। समता चिन्ह के बाईं ओर क्रिया करने वाले पदार्थ यानी अभिकारक होते हैं और इसके दाईं ओर उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं और जो तीर का निशान होता है वो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक वाले पदार्थ एंड दाईं ओर उत्पाद होता है। ठीक है, ये जो तीर का निशान है इसके पूंछ वाले सिरे में अभिकारक होते हैं एंड जिस दिशा में जो अभिक्रिया हो रही है उधर उत्पाद होता है। यानी ये जो तीर का निशान है वो अभिक्रिया की दिशा को भी दर्शाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक अभिक्रिया लेते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो गाइस यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अभिकारक है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO यहाँ पे उत्पाद है। तो गाइस अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि आखिर अभिकारक एंड उत्पाद होता क्या है। तो आइए जानते हैं अभिकारक एंड उत्पाद क्या होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और यह रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, यदि अभिकारक एक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि दो अभिकारक हैं तो उसको दोनों अभिकारकों के बीच में प्लस के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारकों से मिलकर ही उत्पाद बनते हैं और जो अभिकारक होते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनसे ही मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है। तो आइए अब जानते हैं उत्पाद क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे ही उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करके जो नए पदार्थ बनाते हैं उनको ही उत्पाद कहा जाता है। यह समीकरण में तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है और दो या दो से अधिक उत्पादों के बीच में प्लस का सिंबल लगाया जाता है। इसे अलग अलग करने पर वापस अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाए। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन गैस अभिकारक है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो उत्पाद होता है उसे अलग अलग करने पर वापस अभिकारक प्राप्त होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यदि अलग करें या इसका चयन किया जाए तो यहाँ से हमें वापस अभिकारक यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस प्राप्त होंगे। सो गाइज आइए अब देखते हैं किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक समीकरण ले लेंगे। हमारा समीकरण है Zn प्लस H2SO4। Zn यानी जिंक की अभिक्रिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई है तो उत्पाद में क्या बनता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यहाँ पे तीर के निशान के बाईं ओर जो पदार्थ लिखे हुए हैं यानी जिंक एंड सल्फ्यूरिक अम्ल ये अभिकारक होंगे और तीर के निशान की जो दाईं ओर है यानी जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस तो ये उत्पाद होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो जिंक और H2SO4 यानी अभिकारक है एंड जो उत्पाद है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। तो इनमें परमाणुओं की संख्या देखेंगे। यदि अभिकारकों में जो परमाणु की संख्या है वो उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर होगी यानी हमारा समीकरण संतुलित है। और यदि जो है इनमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है दैट मीन्स हमारा समीकरण संतुलित नहीं है यानी हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं तत्वों में परमाणु की संख्या। इसके लिए हम एक एक करके तत्वों को लिख लेंगे। यहाँ पे तत्व को लिख लेंगे जो हमने टेबल बनाया है ना, यहाँ पे तत्व को लिखेंगे। यहाँ अभिकारक में जो तत्व है उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे तत्व के नाम लिख लेते हैं। तो गाइस पहला तत्व हमारा क्या है जिंक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जिंक को लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने जिंक को लिख लिया। अब जिंक में देखिए आप अभिकारक साइड देखेंगे पहले देन उत्पाद के साइड। तो अभिकारक साइड में जिंक की एक है और इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। दैट मीन्स इसमें परमाणु की संख्या एक होगी तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक। ठीक है, अब हम उत्पाद साइड में देखेंगे गाइस। तो उत्पाद साइड में ZnSO4 है, इसमें जिंक है तत्व।
इसमें परमाणु की संख्या क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ भी परमाणु की संख्या 1 होगी, तो इसको उत्पाद साइड 1 लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस हाइड्रोजन की ओर। तो हाइड्रोजन में आप देखेंगे अभिकारक साइड में, अभिकारक साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन को लिख लेते हैं तत्व में, ठीक है, ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में हम अभिकारक साइड देखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखा है परमाणु की संख्या, और उत्पाद साइड में भी यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसमें भी परमाणु की संख्या 2 है, यानी अभिकारक साइड में इसकी संख्या 2 है और उत्पाद के साइड में भी 2 है, तो हम दोनों साइड 2 लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे गाइस सल्फर यानी S, इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, तो हम सबसे पहले सल्फर को यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से, और सल्फर में पहले हम अभिकारक साइड देखेंगे। अभिकारक साइड सल्फर तत्व 1 है, इसमें परमाणु की संख्या यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे परमाणु की संख्या 1 है। अब हम देखेंगे उत्पाद के साइड में, तो उत्पाद के साइड में यहाँ पे परमाणु संख्या कुछ नहीं लिखी, दैट मीन्स यहाँ भी परमाणु की संख्या 1 है। अब गाइस देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या पहले हम अभिकारक साइड देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या देखेंगे पहले अभिकारक साइड परमाणु की संख्या 4 है, और उत्पाद के साइड देखेंगे गाइस, तो उत्पाद के साइड कितनी है, उत्पाद के साइड भी 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे जो तत्वों में परमाणु की संख्या है वो अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड सेम है या नहीं है, तो हम सबसे पहले जिंक को लेते हैं। जिंक में अभिकारक साइड परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में 1, हाइड्रोजन में इसी तरह अभिकारक में 2, उत्पाद में 2, सल्फर में अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 है, इसी तरह ऑक्सीजन में भी 4, यानी अभिकारक साइड जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वही उत्पाद साइड भी है, यानी क्या मतलब निकलता है, निष्कर्ष निकला कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है, यानी हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये समीकरण संतुलित है। सो फ्रेंड्स आइए हम इसी तरह दूसरे समीकरण को भी संतुलित करके देखते हैं। इसके लिए हम जो समीकरण संतुलित करने का फर्स्ट स्टेप होता है वो करेंगे, वो क्या है, इस फर्स्ट स्टेप में हम जो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होंगे उनको एक बॉक्स में लिख लेंगे, ताकि जब हम समीकरण संतुलित कर रहे हैं उस दौरान इनमें कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से हमने Fe आयरन H2O फेरिक ऑक्साइड NH2 को बॉक्स में ले लिया, यानी समीकरण संतुलित कर रहे हैं तब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स में तत्वों को लिख लेंगे एक साइड, फिर उसमें अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया हो रही है गाइस, Fe यानी आयरन की अभिक्रिया यहाँ पे जल के साथ हो रही है, तो यहाँ पे Fe3O4 बनता है, यानी जल और आयरन जो है अभिक्रिया करके Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसमें Fe और H2O अभिकारक है और Fe3O4 एंड H2 उत्पाद है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले तत्वों का नाम। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे तत्वों का नाम लिख लेंगे। इसमें फर्स्ट तत्व है आयरन, ये दिख रहा है आपको आयरन यानी Fe, तो हम यहाँ पे Fe को ले लेते हैं। देन सेकंड तत्व क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लिया। देन नेक्स्ट है आयरन को तो हमने ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है। अब और कौन है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे एक एक करके तत्वों की संख्या, यानी तत्वों में परमाणु की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयरन को देखते हैं। आयरन में यहाँ परमाणु की संख्या कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे परमाणु की संख्या होगी 1, तो हमने 1 लिख लिया। अब जब हम उत्पाद के साइड में आयरन में परमाणु की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया हमने। अब हम हाइड्रोजन में देखेंगे। हाइड्रोजन तत्व में परमाणु की संख्या अभिकारक साइड में 2 लिखा है, यानी हमने यहाँ पे 2 ले लिया, और उत्पाद के साइड में हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी 2 लिखा है, ये। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन
सबसे पहले हम अभिकारक साइड ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा। अब जब उत्पाद के साइड हम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लिया हमने। तो गाइस अब आते हैं समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। मैंने ये समीकरण संतुलित है या नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि अभिकारक साइड में जो संख्या है तत्वों में परमाणु की वो उत्पाद साइड से अलग है। यहाँ आयरन में 1 है और उत्पाद साइड में 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन देखें तो अभिकारक साइड तत्वों की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद साइड 2 है। ये तो बराबर हाइड्रोजन में, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन में अलग अलग है, यानी ये समीकरण तो असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम देखेंगे आयरन में 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उत्पाद साइड 3 है, तो हम यहाँ पे अभिकारक साइड में भी 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे अभिकारक साइड में आयरन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी, यानी ये उत्पाद में जो 3 है तो अभिकारक में भी 3 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3। अब देखिए गाइस, यहाँ पे तो आयरन की संख्या बराबर हो गई, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और ऑक्सीजन का भी हमने देखा था बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन का भी इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का हमने क्या देखा था कि अभिकारक साइड 1 है एंड उत्पाद के साइड में 4 है, तो हम ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर करेंगे। जब उत्पाद साइड में 4 है यानी हमें अभिकारक साइड भी 4 चाहिए होगा, इसके लिए हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, इधर उत्पाद के साइड में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है और अभिकारक साइड भी 4 हो गई। लेकिन क्या होता है, जब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन तत्व में परमाणु की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 था, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व में परमाणु की संख्या 8 हो गई, और इधर तो 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर तो जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो 8 हो गया, यानी हमें उत्पाद के साइड भी 8 लाना होगा। इसके लिए हम काय से मल्टीप्लाई करेंगे उत्पाद साइड में हाइड्रोजन को 4 से, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो बराबर हो गई, तो इस तरह से ये समीकरण आप देख सकते हैं। फिर से ऑक्सीजन का देखेंगे हम, ऑक्सीजन में कितनी यहाँ पे 4 है और इधर कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे 4 आया था, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन तत्व में परमाणु की संख्या 4 है, उत्पाद में भी 4 है। अब आप मैच कर लीजिए समीकरण को। सबसे पहले हम आयरन को लेंगे, आयरन में यहाँ पे 3 है और उत्पाद साइड भी 3 है ना। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो अभिकारक साइड में 8 है एंड उत्पाद साइड में भी 8 है। अब ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन साइड में जो है 4 है और उत्पाद साइड भी 4 है, यानी ये समीकरण जो है वो संतुलित है। अब हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। इसके लिए हम एक नया समीकरण बनाएंगे जिसको हम संतुलित रूप में लिखेंगे। Fe यानी आयरन, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी ब्रैकेट में इसको S लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है H2O, तो यहाँ पे हम 4H2O लिख लेते हैं। है ना, और हमने यहाँ पे S लिखा बिकॉज ये जो आयरन है, लोहा है, वो सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जल को
L, बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देन ये जो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं उत्पाद में, Fe3O4। Fe3O4 और ये भी क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको S लिख लिए। प्लस क्या जाएगा, 4H2O। H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है, यानी ये गैसीय अवस्था में रहता है, गैस के रूप में निकल जाती है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे G। इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस, ये जो समीकरण था वो असंतुलित था। जब हम इसको संतुलित किए तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इस तरह से अलग से लिख के दिखाना है। Fe यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में L लिखा है। देन Fe3O4, ये सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है इसलिए S लिखा है। देन हाइड्रोजन गैस होती है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में गैस लिखा है। ये है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए गाइस, अब हम यहाँ देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को जान लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे A और B दो पदार्थ हैं, ये जो है आपस में अभिक्रिया करके यानी अभिकारक हैं, तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे C एकल उत्पाद है, तो इस तरह से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो वहां संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन यानी यहाँ पे संयोजन हो रहा है, दो पदार्थों का संयोजन हो रहा है। ये दो पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। ये है CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना का पत्थर। जब इसको जल में घोला जाता है यानी जल में जब डाला जाता है चूने के पत्थर को, तो क्या होता है, यहाँ पे S इसलिए लिखा ब्रैकेट में बिकॉज ये सॉलिड है, ठोस है, और यहाँ पे जल लिक्विड है इसलिए L। तो ठीक है, तो चूना का पत्थर है यानी बिना बुझा हुआ चूना, ये जल के साथ अभिक्रिया करके CaOH2 बनाता है, जो कि एक एक्वास, यहाँ पे AQ लिखा है, जलीय विलयन है। ठीक है, CaOH2 बनाता है यानी ये बुझा हुआ चूना बनाता है, प्लस बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसको हम सरल भाषा में समझें तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि इस अभिक्रिया में हुआ। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया को अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बीकर लेते हैं हम, इस बीकर में जल को लिया, और इस जल में जब हम बिना बुझा हुआ चूना यानी चूने के पत्थर को जब डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल के साथ चूना का पत्थर क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया यानी बुझा हुआ चूना बना लिया। तो इस तरह से यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके बाद हम देखेंगे गाइस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जो अपघटन अभिक्रिया होती है या वियोजन अभिक्रिया, ये एकदम उलट होती है संयोजन अभिक्रिया की, या कहें तो विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, और वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। यहाँ पे क्या है, जो एकल पदार्थ है वो वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे C यहाँ पे एकल पदार्थ है, जब ये अपघटित होता है या हम कहें वियोजित होता है, तो ये दो पदार्थ बना दिया A प्लस B। ठीक है, इसको हम एक अभिक्रिया से समझते हैं। चूना पत्थर जो है CaCO3 ना, CaCO3 जब अपघटित होता है या वियोजित होता है, तो ये क्या बनाता है, चूना बनाता है, यानी CaO प्लस CO2। CaO यहाँ पे सॉलिड यानी ठोस है और CO2 गैस है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है
विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, कोई तत्व उसके यौगिक से ही, यानी जो दूसरे तत्व का यौगिक है उसी की यौगिक से उसको उठा के अलग कर देता है और स्वयं वहां पे आके स्थापित हो जाता है। तो जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें, Fe प्लस UaSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हुई तो यहाँ पे FeSO4 बनता है और कॉपर बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है, कॉपर को हटा के स्वयं बाहर जाता है और कॉपर को दूर फेंक देता है। तो इस तरह से कॉपर अलग हो जाता है और आयरन जो है वो खुद का यौगिक बना लेता है सल्फेट के साथ FeSO4। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन जो है वो कॉपर का विस्थापन करता है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह या कहना चाहिए आयन, इनका आपस में आदान प्रदान होता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आप इस अभिक्रिया में देखेंगे Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये जो बेरियम है, सबसे पहले तो जो सोडियम है वो क्लोराइड को अपने साथ लेकर NaCl बना लेता है, यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको नमक भी कहते हैं। और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ क्रिया करके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना लेता है। गाइज, अब आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है इस अभिक्रिया में, आप देखिए इसको गौर से। जो Na है, Na में आपको पता है प्लस चार्ज होता है, राइट, और क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है। यानी ये जो Na है वो क्लोरीन में जो माइनस चार्ज है ना, इसके साथ क्रिया करके इसमें 1 चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज, उसमें 1 माइनस चार्ज। तो इसका जो 1 प्लस होता है उसमें 1 माइनस होता है, तो ये आपस में एक दूसरे से संयोजित होकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। इसी प्रकार आप बेरियम को देखेंगे तो बेरियम में 2 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा होता है। और सल्फेट में क्या होता है, सल्फेट में यानी SO4 में 2 माइनस चार्ज होता है, राइट। तो जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ क्रिया करके BaSO4 बनाते नहीं, यहाँ पे जी अपने 2 आयन इसको दे देता है, इसके पास 2 आयनों की कमी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वहां पे आयनों का भी आदान प्रदान होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया की। यानी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है, इसलिए इसे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग होता है या फिर ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, एंड ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। इसको गौर से देखिए गाइस, आप यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग, यानी जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तब उस टाइम पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में 2 कंडीशन होती है, या तो वहां पे ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा। किसी भी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है तो हम कह सकते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है। या फिर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो भी हम उसे बोल सकते हैं कि वह ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं अपचयन क्या है। तो ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा
या फिर हाइड्रोजन का योग होगा, या तो ऑक्सीजन निकलेगी या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो उसे अपचयन कहते हैं। अब जहाँ पे उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, इस अभिक्रिया में उपचयन एंड अपचयन दोनों साथ में होते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हमने लिया CuO, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से हुई ताप की उपस्थिति में, तो ये क्या होता है, कॉपर एंड H2O यानी जल में वियोजित हो जाता है। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया और निकलकर H2 के साथ जुड़ के H2O बना लिया। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो CuO यानी कॉपर में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन निकल कर जल के साथ जुड़ जाती है, जल बना लेती है और कॉपर अलग हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन में क्या होता है, H2 इसके साथ O, ये वाला O इसके साथ जाता है, यानी ऑक्सीजन H2 गैस के साथ जुड़ के H2O बना लेती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है। और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। दैट मीन्स यहाँ पे उपचयन होगा। अब हम बात करेंगे गाइस ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं की। तो क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं एंड ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कोई अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद तो बनता है लेकिन उत्पाद के साथ में अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है ना, यानी CH4 मीथेन, ये क्या है, मीथेन है, ये गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पे G लिखा है। जब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का दहन होता है तो दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन को ले लिया, ये भी गैस है। अब जब इसका दहन होता है तो ये जो है क्या बनाता है, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड जल बनाता है और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यानी जब प्राकृतिक गैस का दहन कराया जाता है तो वहां पे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दैट मीन्स ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है वो एकदम विपरीत होती है ऊष्माक्षेपी की। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, अब यहाँ जो है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा शोषित होगी, यानी एकदम ऊष्माक्षेपी के विपरीत है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं आप सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। जो सिल्वर क्लोराइड है जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये सूर्य के प्रकाश को यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और उसको अवशोषित करके वियोजित हो जाती है, सिल्वर एंड क्लोरीन में वियोजित हो जाती है। ठीक है, सिल्वर ये ठोस अवस्था में होता है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, इसलिए यहाँ पे G लिखा है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए गाइस अब बात करेंगे हम संक्षारण की। तो संक्षारण क्या होता है, आपने जरूर देखे होंगे जो लोहा होता है वो जब नया होता है तो चमकदार होता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो नमी और आर्द्रता के संपर्क में आता है तो अपने में भूरे रंग की परत जमा लेता है। तो जो भूरे रंग की परत होती है उसे जंग कहते हैं और इसे धातु का यानी लोहे धातु का संक्षारण कहेंगे। जो जिससे क्या होता है, वो जो लोहा है जिसमें भूरे रंग की परत जम जाती है उसकी क्वालिटी यानी धातु का क्या होता है, संक्षारण होता है, यानी धातु का ह्रास होता है वहां पे। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब धातु पानी यानी नमी, या तो पानी आएगा या फिर नमी भी उसको मिलती है तो भी वो संक्षारित हो जाती है। ठीक है, तो जब धातु नमी और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है ना
वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसके संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थ जो कि वेस्ट होते हैं, ठीक है, तो अवांछित पदार्थों जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, लोहे में जंग लगना। लोहा जो होता है, यदि हम उसको खुले वायुमंडल में छोड़ दें तो वो आर्द्रता यानी नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने में भूरे रंग की परत जमा लेगी, उसको जंग कहेंगे। इसी तरह सिल्वर जो होता है, चांदी, जिसके आभूषण पहने जाते हैं, वो कुछ समय के बाद वायु और नमी के संपर्क में आकर काले हो जाते हैं, है ना, मतलब वो अपने में काली परत जमाते हैं, उसे भी संक्षारण कहते हैं। इसी तरह कॉपर को आपने देखा होगा, जो कॉपर या तांबे के बर्तन होते हैं वो क्या करते हैं, नमी और वायु की उपस्थिति में अपने में हरे रंग की परत जमा लेते हैं। तो ये सब क्या है, धातुओं का संक्षारण। आइए अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है, जो तेली खाद्य सामग्री होती हैं तो वो लंबे समय तक रखे उनका जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है और उनकी गंध भी कैसी होती है, कुछ अलग हो जाती है। यानी उपचयित होने पर वो उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं ताकि उनका उपचयन ना हो, ठीक है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। यही कारण है कि जो जंक फूड होते हैं, चिप्स वगैरह, ये सभी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसमें कम सक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है ताकि वो विकृत गंधी ना हो। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। विकृत गंधिता की डेफिनेशन क्या होगी? जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है, मतलब थोड़ा अजीब गंध आने लगता है और स्वाद भी उसका चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। यही कारण है कि विकृत गंधिता जो घटना होती है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो चिप्स होते हैं या फिर जो भी जंक फूड होते हैं, है ना, उनमें जो है इन खाद्य सामग्रियों में, यानी कहना चाहिए तेली या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में, उनका उपचयन रोकने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिला दिए जाते हैं, ठीक है। और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ऐसा ही क्या होता है, जो चिप्स होते हैं, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में भी ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को डाल देते हैं।